आज के एपिसोड में कहानी उस क्रिमिनल की है जो 21वीं सदी में फांसी पाने वाला पहला अपराधी बना और उसका गुनाह ऐसा कि दुनिया की किसी भी अदालत में यही सजा मिलती उसे। आज बात करेंगे एक ऐसे दरिंदे की जिसने 18 साल की एक स्कूल गर्ल के साथ न सिर्फ रेप किया बल्कि उसे ऐसी मौत दी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हेतल पारेख रेप एंड मर्डर केस को लेकर, जिसके आरोपी धनंजय चैटर्जी को जब फांसी हुई तो न सिर्फ हेतल के परिवार ने बल्कि खुद धनंजय के परिवार ने भी राहत की सांस ली। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जस्ट शो क्राइम सीन। पांच मार्च 1990 शाम के करीब 5:20 हो रहे हैं। कोलकाता के भवानीपुर इलाके में आनंद अपार्टमेंट्स की तीसरी मंजिल का फ्लैट नंबर 3A। यशमती पारेख अपनी रोज की आदत के मुताबिक लक्ष्मी नारायण मंदिर जाने के लिए घर से निकली हैं और अब पीछे रह गई है उनकी 18 साल की बेटी हेतल। अकेली है और उस दिन हेतल का ICSE बोर्ड का एग्जाम था। सुबह 7:30 बजे वो निकली थी और दोपहर 1 बजे वो वापस आ गई थी। भाई भावेश भी आया था और उसने खाना खाया, फिर अपने पिता की दुकान पर चला गया। पापा नगरदास अभी बाहर थे। घर में सिर्फ माँ और बेटी थी और जब माँ मंदिर गई तो बेटी अकेली रह गई। यशमती करीब 1 घंटे में लौटी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं आया। बार बार खटखटाया पर दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने पड़ोसी फ्लैट्स के नौकरों को बुलाया और अंत में दरवाजा तोड़ा गया और अंदर का नजारा देखकर यशमती का दिल रुक गया। हेतल पारेख लिविंग रूम और बेडरूम के बीच दरवाजे के पास फर्श पर पड़ी थी। चेहरे पर खून, फर्श पर खून, शरीर नहीं हिल रहा था। आखिर क्या हुआ था उसके साथ और ये किसने किया? हेतल पारेख कोलकाता के पटली में वेल एंड गोल्डस्मिथ स्कूल में पढ़ती थी। पारेख परिवार गुजराती था और नगरदास पारेख कपड़ों का व्यापार करते थे। 1987 में परिवार भवानीपुर के आनंद अपार्टमेंट्स में आया था। तीसरी मंजिल का फ्लैट नंबर 3A। उस अपार्टमेंट में उस दौर में कई परिवार रहते थे और बिल्डिंग की सिक्योरिटी के लिए एक सिक्योरिटी एजेंसी को टेंडर मिला हुआ था। MS सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो, मालिक श्याम कर्माकर। उस एजेंसी का एक गार्ड करीब 3 साल से वहां पर पोस्टेड था जिसका नाम था धनंजय चैटर्जी। हेतल उस अपार्टमेंट में 3 साल से रह रही थी, यानी इसी बिल्डिंग में वो गार्ड उसे हर रोज देखता था। और अब 5 मार्च 1990 को उसकी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट डे था। ICSE के एग्जाम्स चल रहे थे और जिस स्कूल में वो पढ़ती थी वहां उसका लास्ट एग्जाम था। और सुबह उसने घर से निकलते वक्त अपनी माँ को बताया था कि एग्जाम देकर वो सीधे घर आएगी। उसका कोई और प्लान था नहीं। और अभी इस वक्त पड़ोस के लोगों ने हेतल को उठाया। यशमती उसे गोद में लेकर लिफ्ट में बैठ गई। नीचे जाने का सोची और फिर रुक गई। लिफ्ट के अंदर 2 डॉक्टर्स मिले जिन्होंने हेतल को देखा और उन दोनों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। यशमती वहीं बैठी रहीं पूरे 1 घंटे तक, लिफ्ट के अंदर बेटी को अपनी गोद में लेकर। वो तब तक बैठी रही जब तक उनका बेटा भावेश नहीं आया और शाम को करीब 8:30 बजे नगरदास पारेख भी घर लौटे। उन्हें बेटी की मौत की खबर मिली और रात 9:15 पर उन्होंने भवानीपुर पुलिस स्टेशन फोन किया। ये फोन उठाया सब इंस्पेक्टर गुरुपत सोम ने, जो उस वक्त ड्यूटी पर थे, और इसके बाद वो अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। यशमती पारेख का स्टेटमेंट दर्ज करते हैं और FIR दर्ज करते हैं। अब वो घर की तलाशी लेते हैं और उसे सील कर देते हैं। अब घर में क्या मिला? एक टूटी हुई चेन और एक क्रीम कलर का शर्ट का बटन, और उन्हें मिली हेतल की फटी हुई पैंटी जिस पर खून के दाग थे। खून से सनी हुई मिट्टी भी वहां पर पड़ी थी। यह सब सीज कर लिया गया और पोस्टमार्टम डॉक्टर दीपांकर गुहा ने किया। हेतल के शरीर पर कुल 21 चोटों के निशान थे, गर्दन पर, चेहरे पर, कूल्हे पर, कोहनी पर। मौत का कारण आया गला घोटना। पोस्टमार्टम में यह भी सामने आया कि हेतल के हाथों पर भी चोटें थीं, जो ये बताती थीं कि उसने हमलावर का सामना किया था और उसने लड़ाई लड़ी थी। फिर उसी रात पुलिस ने जब आसपास पूछताछ की तो एक नाम बार बार सामने आया, धनंजय चैटर्जी, आनंद अपार्टमेंट्स का सिक्योरिटी गार्ड,
जिसकी उस दिन सुबह की शिफ्ट थी। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक की उसकी ड्यूटी थी और जो दोपहर के बाद से इलाके में दिखा ही नहीं था। अब पुलिस उसे ढूंढ रही थी। उस रात भी खोजा, अगले दिन भी खोजा, लेकिन धनंजय गायब था। और यहां एक और बात थी जो पुलिस को पता चली। हेतल ने 2 मार्च को यानी घटना के 3 दिन पहले अपनी मां से शिकायत की थी कि धनंजय उसे स्कूल आते जाते परेशान करता है, और उस दिन तो उसने उसे सिनेमा चलने का प्रपोजल दिया था। यशमती ने यह बात नगरदास को बताई थी, जिसके बाद नगरदास ने सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक श्याम कर्माकर से उसकी कंप्लेन की। यह लिखित कंप्लेन थी। श्याम कर्माकर ने धनंजय को दूसरी जगह ट्रांसफर करने का फैसला भी किया, पारस अपार्टमेंट। और यह ट्रांसफर ऑर्डर 5 मार्च से ही लागू होना था, यानी जिस दिन हेतल की हत्या हुई उसी दिन से उसका ट्रांसफर होना था। अब पुलिस के मुताबिक यही मोटिव था। ट्रांसफर से वो नाराज था और इस बदले की भावना में उसने हत्या कर दी। अब धनंजय चैटर्जी पर आते हैं। इसका जन्म 14 अगस्त 1965 को हुआ था पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के छातना के पास कुलदीही गांव में। वो कोलकाता आया और एमएस सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो में उसने गार्ड की नौकरी की। आनंद अपार्टमेंट्स में उसकी तैनाती करीब 3 साल से थी और गिरफ्तारी से महज 8 महीने पहले उसकी शादी पूर्णिमा से हुई थी। और पूर्णिमा ने जो बताया वो शॉकिंग था। उसने ये बताया कि उसके पति ने उसे ये बताया है कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी करता है, जबकि वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड था। यानी अपनी पत्नी से ही सबसे बड़ा झूठ। और फिर 5 मार्च से 12 मई तक यानी करीब 2 महीने तक वो कहीं नहीं दिखा। पुलिस ने उसे हर जगह खोजा, कोलकाता में, आसपास के इलाकों में, लेकिन वो हाथ नहीं आया। और फिर 12 मई 1990 की तड़के पुलिस उसके पैतृक गांव कुलदीही पहुंची और वहां से उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसकी एक शर्ट मिली, और ये वही शर्ट थी जिसका क्रीम कलर का बटन घटनास्थल से मिला था। और उसके साथ मिली एक रीको ब्रांड की रिस्ट वॉच, अब जिसके बारे में यह आरोप था कि वो पारेख परिवार के घर से चुराई गई है। यह केस कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेट किया। चार्जशीट में 3 धाराएं थी। धारा 302 यानी हत्या, धारा 376 यानी बलात्कार और धारा 380 यानी चोरी। यह केस अलीपुर में एडिशनल सेशन जज के दूसरे कोर्ट में चला और यह केस पूरी तरीके से सर्कमस्टेंशियल सबूतों पर टिका था। क्यों? क्योंकि इसका कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था और ना ही कोई चश्मदीद। अभियोजन पक्ष की पूरी इमारत परोक्ष सबूतों पर टिकी थी। पहली बात यह कि 2 मार्च को हेतल की शिकायत, दूसरी बात ट्रांसफर का ऑर्डर और मोटिव, और तीसरी बात बटन और घड़ी। इसके साथ चौथी बात गवाहों के बयान। पुलिस की गवाही के मुताबिक लिफ्टमैन ने बताया कि उसने धनंजय को उस दिन तीसरी मंजिल पर जाते हुए देखा था। और इधर सुपरवाइजर दशरथ मुर्मू ने बताया कि शाम 5:25 के आसपास धनंजय ने उसे कहा था कि वो फ्लैट नंबर 3A में जा रहा है। सुपरवाइजर ने यह भी कहा कि उसने धनंजय को फ्लैट की बालकनी से झांकते हुए देखा और उसने उसका नाम पुकारा। और इन्हीं गवाहों के आधार पर सेशन जज RN काली ने 12 अगस्त 1991 को धनंजय को तीनों अपराधों में दोषी ठहराया। हत्या के लिए मौत की सजा, बलात्कार के लिए उम्र कैद और चोरी के लिए 5 साल कठोर कारावास। धनंजय पहले दिन से इनकार कर रहा था और ट्रायल के दौरान भी उसने इनकार किया। इसके साथ सजा के बाद भी वो इनकार करता रहा। उसने कहा कि वो बेगुनाह है। उसने कहा हत्या और बलात्कार दोनों से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसने ये भी कहा कि उस दिन उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद वो सीधे अपने ठिकाने पर चला गया था और उसके पास खुद को साबित करने के लिए कोई गवाह नहीं है। इसके बावजूद ये बात वो कह रहा था। धनंजय के वकील ने अपील की। मामला 7 अगस्त 1992 को कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी 1994 को जस्टिस AS आनंद और जस्टिस NP सिंह की बेंच ने एक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना। उनका तर्क ये था कि ये जो शख्स पीड़ित की रक्षा की जिम्मेदारी पर तैनात था, उसी ने ये अपराध किया है। ये एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसे उस बिल्डिंग में रहने वाले हर एक इंसान की हिफाजत करनी थी। तो इसने तो विश्वासघात किया है और इस केस को सामान्य हत्या से अलग कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को बरकरार रखा। धनंजय के वकीलों ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की। अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के पास दया याचिका गई। यहां भी उसे राहत नहीं मिली और इसके बाद शुरू हुआ वो इंतजार जो 14 साल तक खिंचता रहा। धनंजय अलीपुर जेल में बंद रहा, एकांत कारावास में 1990 से 2004 तक, 14 साल। इस दौरान बाहर दुनिया में बहुत कुछ बदला। देश बदला, सरकारें बदली, कोलकाता बदल गया, लेकिन धनंजय उसी सेल में था और उन 14 सालों में उसने जेल में रहते हुए पढ़ाई की, लेटर्स लिखे और अपनी बेगुनाही की बात करता रहा। उसकी पत्नी पूर्णिमा उससे मिलने आती थी, लेकिन 2004 में वो वक्त आया जब राज्य सरकार ने फांसी की तारीख तय करने का फैसला कर लिया, 25 जून 2004। लेकिन उसके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर दी। उस वक्त देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। परिवार उनके पास दया याचिका लेकर के गया और सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पर रोक लगा दी। यानी 25 जून को होने वाली फांसी टल गई थी और अब इसके बाद जो हुआ वो शायद किसी भी कानूनी मामले में देखा गया होगा। 26 जून 2004 को, यानी फांसी रुकने के अगले ही दिन, उस वक्त के वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी मीरा भट्टाचार्य ने एक अभियान शुरू कर दिया। अभियान था कि धनंजय को फांसी होनी चाहिए, जिसके लिए वो खुद सड़क पर आई और लोगों से उन्होंने अपील की। मीडिया ने उनकी तस्वीरें छापी और ये एक मुख्यमंत्री के घर से निकला सार्वजनिक दबाव था। राजनीतिक पार्टियां एक तरफ थीं और इधर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस दूसरी तरफ। देश के अखबारों में बहस थी कि फांसी होनी चाहिए या नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि 14 साल जेल में बिताने के बाद फांसी दे देना क्रूरता है, तो कुछ ने कहा कि हेतल पारेख को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वो आवाजें जो कह रही थी कि धनंजय बेगुनाह भी हो सकता है, उन पर किसी ने ध्यान दिया नहीं। और अब 4 अगस्त 2004 को राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने दया याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद अब फांसी की नई तारीख तय होनी थी। वो तारीख जेल मंत्री विश्वनाथ चौधरी के दफ्तर में एक हाई लेवल मीटिंग में तय कर दी गई। तारीख तय होती है 14 अगस्त 2004। ये वही दिन था जिस दिन धनंजय का जन्मदिन था और फिर 14 अगस्त की सुबह रात के अंधेरे में ठीक 4:30 पर अलीपुर सेंट्रल जेल में जल्लाद नाटा मुलिक ने मजिस्ट्रेट का इशारा मिलते ही लिवर खींच दिया। नाटा मुलिक की उम्र थी 84 साल। उसके साथ उसका बेटा महादेव और पोता भी था। ये उनका पारिवारिक पेशा था और ये नाटा मुलिक का आखिरी काम था जो वो जल्लाद के तौर पर कर रहा था। नाटा मुलिक ने बाद में rediff.com को दिए हुए एक इंटरव्यू में बताया कि धनंजय खुद चलकर फांसी के तख्त तक आया था। उसने किसी का हाथ पकड़ने से मना कर दिया था और उसने अपने हाथ पीछे बनवाने के लिए खुद आगे बढ़ाए थे। उसने तख्त पर खड़े होकर यह बोला था कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन अब जो सरकार फैसला करे मैं उसे मान रहा हूं। नाटा मुलिक ने यह भी बताया कि उस फांसी के बाद वो टूट गए थे। उन्होंने कहा था कि धनंजय की आंखों में जो भाव था वो उन्हें लंबे समय तक याद रहा। धनंजय के आखिरी शब्द थे, आमी निर्दोष, आमा के मेरे फेलचे शोबोए, यानी मैं बेगुनाह हूं और ये सब मुझे मार रहे हैं। धनंजय की फांसी वेस्ट बंगाल में 21 अगस्त 1991 के बाद पहली फांसी थी और 21वीं सदी में भारत की पहली लीगल फांसी, और यह हुई थी बलात्कार और हत्या के लिए। फांसी के बाद धनंजय का शव जेल में पड़ा रहा। उसके परिवार ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया। बांकुड़ा जिले के कुलधी गांव में उसके माता पिता और भाई रेडियो पर यह खबर सुन रहे थे और वो वहीं रहे, वो जेल तक आए भी नहीं। धनंजय का अंतिम संस्कार एक धर्मार्थ संस्था हिंदू सत्कार संघ ने किया और इसी सुबह वेलैंड गोल्डस्मिथ स्कूल में, जहां हेतल पढ़ा करती थी, उस सुबह एक स्पेशल असेंबली प्रेयर हुई और एक तरफ जेल के बाहर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग नारे लगा रहे थे, पूरी रात लगाते रहे। बाद में पारेख परिवार ने भवानीपुर का अपना फ्लैट बेच दिया और वो लोग मुंबई चले गए। फांसी के वक्त हेतल के भाई भावेश ने राष्ट्रपति कलाम को एक लेटर लिखा था और ये मांग की थी कि धनंजय की फांसी हो
और इधर धनंजय की पत्नी पूर्णिमा बाद में अपने मम्मी पापा के घर चली गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी करती रही, जहां उसे हर महीने 1200 रुपए मिलते थे। उसने दोबारा शादी नहीं की। ये कहानी तो यहां पर खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेसर्स थे जिनके दिमाग में ये बात चल रही थी। 2004 में जब धनंजय को फांसी हुई, उसी वक्त इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में 2 प्रोफेसर देबाशीष सेन गुप्ता और प्रबल चौधरी इस केस की फाइल्स को पढ़ने लगे। उन्होंने हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला पढ़ा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी और गवाहों के बयान देखे, और इसके बाद उन्हें जो मिला उसने उन्हें परेशान कर दिया। प्रोफेसर परमेश गोस्वामी भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गए और इन तीनों ने मिलकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार में आए। इसके साथ स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के 3 एक्स डायरेक्टर्स भी उसमें शामिल हुए। और जब इन सब ने मिलकर इस केस के सारे फैक्ट्स को परखा, तो उनके बीच एक बात पर पूरी सहमति बन गई। अब उन लोगों ने जो पाया उन्होंने अपनी किताब में छाप दिया। किताब का नाम था अदालत, मीडिया, समाज एवं धनंजय फांसी। पहला सवाल था उनका वक्त का। सुपरवाइजर दशरथ मुर्मू के बयान के मुताबिक धनंजय शाम 5:25 पर तीसरी मंजिल पर गया। उसे बालकनी में 5:50 पर देखा गया, यानी उसके पास बमुश्किल 25 मिनट थे। और इन 25 मिनट में उसे क्या क्या करना था? एक 18 साल की लड़की को काबू करना था जो उससे लड़ रही थी और जिसके शरीर पर 21 चोटें आई थी। उसके साथ बलात्कार करना था और उसका गला घोंटकर उसे मारना था। फिर उसे घड़ी चुरानी थी और फिर उसे बाहर निकलकर इस तरह भी दिखना था कि किसी को उस पर खून या खरोच ना दिखे। और इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही थी कि हेतल के हाथ पर चोटें थीं, यानी उसने हमलावर को मारा था। इतना सब 25 मिनट में हुआ। और जब धनंजय सुपरवाइजर के सामने बालकनी पर आया तो उस पर खून का एक दाग भी नहीं था। एक गवाह ने यह भी नहीं कहा कि धनंजय के कपड़े खराब थे और उसके शरीर पर कोई निशान था। दूसरा सवाल था बालकनी को लेकर कि दशरथ मुर्मू ने कहा था कि उन्होंने उसका नाम पुकारा और धनंजय बालकनी से झांका, लेकिन प्रोफेसर्स ने मौके पर जाकर देखा तो उस फ्लैट की बालकनी में लोहे की जाली लग गई थी और उस जाली से अब बाहर झांकना संभव नहीं था। यानी वो गवाही जो पूरे केस का सबसे बड़ा हिस्सा थी, वो फिजिकली पॉसिबल नहीं था। तीसरा सवाल आया मर्डर वेपन का। हेतल के शरीर पर 21 चोटें थी और उनमें से कुछ ऐसी थी जो किसी हथियार से लगी हो सकती हैं, लेकिन हथियार तो कोई मिला ही नहीं, ना घटना स्थल पर, ना धनंजय के घर से और ना रास्ते में कहीं। चौथा सवाल उन्होंने उठाया डीएनए टेस्ट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया था कि हेतल के शरीर पर सीमेन के निशान मिले थे, लेकिन उस सीमेन का डीएनए टेस्ट कभी हुआ ही नहीं। 1990 में भारत में डीएनए टेस्टिंग का बुनियादी ढांचा था, भले ही आम ना हो, लेकिन इसे करवाया नहीं गया। और जब 2004 में फांसी हुई तब भी किसी ने यह सवाल अदालत में नहीं उठाया। पांचवी चीज जो उन्हें सबसे अजीब लगी और जिस पे वो सवाल कर रहे थे वो था कि हेतल के पेट में खाना मिला था। पोस्टमार्टम के वक्त उसके पेट में करीब 100 ग्राम अधपचा खाना मिला था और ये खाना उसने आखिरी बार कब खाया था इसे कभी जांचा नहीं गया। अगर उसने घर आने के बाद खाना खाया था तो हत्या उस वक्त हुई जब खाना अभी पचा भी नहीं था, यानी दोपहर के वक्त। लेकिन अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी शाम 5:30 से 45 मिनट की है और इस अंतर को किसी ने नोटिस नहीं किया। अब ये सोचिए, जहां कहानी की शुरुआत में एक किस्सा भयावह लग रहा था, उसका दूसरा पहलू भी सामने है। अगर हत्या दोपहर को हुई थी तो धनंजय उस वक्त ड्यूटी पर था। उसकी शिफ्ट दोपहर 2 बजे खत्म हो जाती है। इसका मतलब पूरी टाइमलाइन ही बदल गई ना। छठा सवाल उन्होंने उठाया लिफ्टमैन के बयान का। शुरुआत में जो लिफ्टमैन कह रहा था कि उसने धनंजय को उस दिन तीसरी मंजिल पर जाते हुए देखा, वो बाद में कोर्ट में जाकर अपना बयान बदल देता है। वो मुकर गया। जिस गवाह ने पुलिस को कहा था कि उसने धनंजय को अपनी आंखों से तीसरी मंजिल पर जाते हुए देखा, वो ले करके गया, उसने कोर्ट में ये कहा ही नहीं और इस बदले हुए बयान को भी इग्नोर किया गया। अब उनका 7वां सवाल था विजय थापा को लेकर। विजय थापा वो सिक्योरिटी गार्ड था जिसे 5 मार्च से धनंजय की जगह आनंद अपार्टमेंट्स में तैनात होना था और वो उसी दिन नहीं आया। अब उसके ना आने का कारण किसी ने नहीं पूछा और उसकी उस दिन की क्या लोकेशन थी ये किसी ने जांची ही नहीं। अब इस बीच एक और संदिग्ध था जिसे कभी संदिग्ध माना ही नहीं गया।
और अब ये सातों सवाल प्रोफेसर्स की उस किताब का आधार बने। इसके बाद 2015 में पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी PUDR ने इस रिपोर्ट के हवाले से एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि इस केस की जांच में बहुत खामियां थीं और फैसला गलत आधार पर किया गया है। इसके बाद पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज अशोक कुमार गांगुली ने भी ये माना कि गरीब तबके के आरोपियों को उचित लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। धनंजय के वकीलों ने कोर्ट में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई थी। अब इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला तो ये कि शायद उनके लिए भी केस बहुत इमोशनल रहा होगा और दूसरी तरफ धनंजय का परिवार ठीक से मेहनताना नहीं दे पा रहा था। अब 3 अलग अलग अदालतों ने उसे दोषी माना, लेकिन तीनों बार ये सवाल नहीं पूछे गए और तीनों बार ये खामियां किसी ने नहीं उठाई। और जब 2004 में फांसी की तारीख तय हुई तब भी किसी ने ये सवाल नहीं उठाए। और उस वक्त अगस्त 2004 में क्या हो रहा था वो समझना जरूरी है। पूरे देश में एक मांग थी कि धनंजय को फांसी होनी चाहिए। अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस थे, टीवी पर बहस चल रही थी, कोलकाता के स्कूल्स में बच्चे इस बारे में बात कर रहे थे और इधर मुख्यमंत्री के घर से ये मांग उठ रही थी। राजनेता बयान दे रहे थे और राज्य के कानून मंत्री निशित अधिकारी ने फांसी के बाद ये कहा था कि ये एक अनुकरणीय सजा है, ये भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने में बहुत मदद करेगी। और उस माहौल में जो आवाजें धनंजय के हक में थी वो बेहद कम थी। कुछ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थे और कुछ वकील थे जो जेल के बाहर जाकर के नारे लगाने वाले कार्यकर्ता के रूप में दिख रहे थे, लेकिन उनकी किसी ने सुनी नहीं। मीडिया का रुख एक तरफा था क्योंकि बात ऐसी थी। अब जिसके लिए कहा जाता है कि एक मीडिया ट्रायल भी चला जो 1990 से शुरू हुआ और 2004 में फांसी तक चला। अब इसके बाद 2017 में एक बंगाली फिल्म आती है जिसका नाम था धनंजय। इसे डायरेक्ट किया था अरिंदम सिल ने। इसमें लीड रोल किया अनिर्बाण भट्टाचार्य और मिमी चक्रवर्ती ने। यह फिल्म उसी बुक पर बनी थी। यह फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज हुई और Amazon प्राइम पर भी आई। लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले एक और पेंच आया। धनंजय का परिवार, जिसने पहले इस प्रोजेक्ट को सहमति दे दी थी, बाद में आपत्ति जता दी। मामला कॉम्प्लिकेट हुआ लेकिन फिल्म रिलीज होती है। अरिंदम सिल ने कहा था कि उनका मकसद ये दिखाना है कि मीडिया ट्रायल, पॉलिटिकल प्रेशर और एक कमजोर कानूनी बचाव ने मिलकर एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड को फांसी के तख्त तक पहुंचा दिया। अब धनंजय चैटर्जी का केस आज भी उसी जगह खड़ा है जहां 1990 में था, सिर्फ एक सवाल पर कि क्या वो सच में दोषी था। अदालतों का कहना है हाँ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, मकसद था और गवाह भी थे, लेकिन उस कैमरे की गवाही नहीं थी जो आज हर अपार्टमेंट में होती है। ना ही उस DNA टेस्ट की गवाही थी जो आज हर रेप केस में कंपलसरी होता है। मर्डर वेपन भी नहीं मिला और उसके कपड़ों पर कोई खून का दाग नहीं था जो उन 21 चोटों वाली हत्या के बाद होना चाहिए था। वो बालकनी जिसमें से झांकना जाली की वजह से मुमकिन नहीं था और वो 25 मिनट का विंडो जिसमें इतना सब कुछ करना किसी के लिए इम्पॉसिबल सा दिखता है। अब केस की फाइलें तो अभी भी हैं लेकिन धनंजय नहीं है। 14 अगस्त 2004 को जब पूरा देश 15 दिवस की तैयारी कर रहा था, तभी सुबह 4:30 पर अलीपुर जेल में एक लिवर खींच दिया गया और धनंजय चैटर्जी के आखिरी शब्द भी यही थे, आमी निर्दोष, यानी मैं बेगुनाह हूं। अब आपने इस कहानी में क्या तय किया, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिलहाल क्राइम सीन के इस एपिसोड में इतना ही। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे के पीछे हैं फरहान हैदर और अहमद अब्बास। साउंड पर हैं संदीप कुमार पांडे जी और मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हैं जस्ट।